हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट 16 का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज 16 नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 15 तक का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को निर्धारित किया गया है। एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड कर लिए होंगे। तो समय बहुत कम बचा है। परीक्षा की तैयारी में आप लोग ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 16 का प्रश्न नंबर 1 से। और जैसे जैसे मैं आंसर बताऊंगी आप लोग को भी कमेंट में आंसर बताना है और लास्ट में स्कोर भी बताना है कि आप लोग का कितना स्कोर आया है। तो चलिए पहला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। एंटीटॉक्सिन्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे प्रोटीन गर्मी में उत्तरदायी हैं। यह कथन हमारा सत्य है। वे प्रकृति में लेपोपॉलीसेकेराइड्स हैं, यह असत्य हो जाएगा। वे प्राकृतिक रोग से बैक्टीरिया की सतह से मुक्त हो जाते हैं, यह भी असत्य है। उनके विषाक्तता वसा घटक पर निर्भर करता है, यह भी असत्य है। तो सत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जो एंटीटॉक्सिन्स है या प्रोटीन गर्मी में उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कोरियोनिक लाइव पर सक्रिय प्लेसेंटल से असामान्यताएं विकसित की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा स्पूरिया। कोरियोनिक लाइव पर सक्रिय प्लेसेंटल से असामान्यताएं विकसित प्लेसेंटा स्पूरिया से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री आनंद एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। श्री आनंद एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के रूप में तुरंत भर्ती होने की आवश्यकता है। उनकी स्थिति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसमें 4 कथन दिया गया है, इसमें कौन कौन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कथन है, उन्हें 72 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। यह कथन हमारा सही है। मजिस्ट्रेट को श्री आनंद से अस्पताल में मिलना चाहिए और 72 घंटों के भीतर उसे जांचना चाहिए। यह भी सही है। मजिस्ट्रेट अस्पताल के मामले में रिसेप्शन आदेश प्रदान कर सकता है। यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। और चौथा है, मजिस्ट्रेट 72 घंटे की अवधि बढ़ाने के लिए योग्य है। यह भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए, बी और डी कथन जो है हमारा सत्य होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उत्तेजक एमिनो एसिड का संग्राहक प्रतिरोधक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेनिसैक्लिडिन। अगला है, हाइपोथायराइडिज्म हाइपोपैराथायराइडिज्म के कारणों में शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। तो ए में क्या है? थायरोएक्टोक्टोमी के दौरान ग्रंथियों के नुकसान। दूसरा है, ग्रंथि की जन्मजात विसंगति और एंटीबॉडी का विकृति कोशिकाओं को विकसित करना। यह तीनों हाइपोपैराथायराइडिज्म में शामिल हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। सी शामिल नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों से डेटा संग्रह के तरीकों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें। तो इसमें देखिए हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें सबसे पहले होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित प्रश्न पूछकर डेटा प्राप्त करने के लिए मरीज को साक्षात्कार करें। उसके बाद हो जाएगा, मस्तिष्क को इंद्रियां जैसे दृष्टि, गंध, सुनवाई और स्पर्श का उपयोग करके देखें। इसके बाद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक परीक्षा में निरीक्षण, स्पर्श, प्रहार, श्रवण का उपयोग। और लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगी की जांच करें और प्रयोगशाला के तरीकों के माध्यम से शरीर के सभी प्रमुख प्रणालियों के कामकाज की समीक्षा करें।
तो कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी और सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रगामी पिट्यूटरी ग्रंथि का हाइपोफंक्शन। अग्रगामी पिट्यूटरी ग्रंथि का हाइपोफंक्शन जो शायद ही कभी पीछे वाले लोब को प्रभावित करता है वह कौन सा है? तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सीमांट्स रोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, रीढ़ की वह अशुद्धता जिसमें लैमिना के एक या अधिक कशेरुकियों के पीछे के हिस्से को फ्यूज करने में विफल पर रीढ़ की हड्डी के दोषपूर्ण विकास के साथ या इसके बिना को क्या कहा जाता है? तो स्पिना बाइफिडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्पोजेबल सिरिंजों को विसंक्रमण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि कौन सी है? तो गामा विकिरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनियमित उन्नयन और हड्डियों के अंतर्ग्रथन का उत्पादन करने वाले अवसादों के साथ श्लेष्म जोड़ों का एक मजबूत प्रभाव क्या कहा जाता है? तो सेक्रोइलिक जोड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उत्तक स्थान और गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपचार कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोब्लेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के 8 सप्ताह में गर्भाशय कैसा दिखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़े नारंगी की तरह दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जन्मजात अविकसित रक्तहीनता के लक्षणों में शामिल है। जन्मजात अविकसित रक्तहीनता के लक्षणों में कौन कौन सा शामिल हो जाएगा? तो रक्तचित्तता, पेटेचिया और न्यूट्रोपेनिया, यह तीनों शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। अगला है, राजू कहता है कि वह दुनिया की पहली अगुवाई है और उनका जन्म जीवन में एक विशेष मिशन के साथ हुआ है। तो यह लक्षण क्या हो जाएगा? माया के भ्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपास्थि जो पूरी तरह से संकीर्ण भाग के साथ गला को घेरता है और बाद में व्यापक हिस्से को कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वलयाकार उपास्थि। वलयाकार उपास्थि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार के लोगों के शरीर में जल का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दुबले पुरुष में जल का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनोविश्लेषण उन्मुख मनोचिकित्सा के अंत चरण निम्नलिखित हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सीय तकनीक का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन है? इसमें गलत कथन कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है, नवजात शिशुओं में पल्स दर तेजी से होता है। नवजात शिशुओं में पल्स दर तेजी से होता है, यह कथन हमारा सत्य है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पल्स होती है, तो यह कथन ही जो है हमारा गलत हो जाएगा। अगला, व्यायाम पल्स दर को बढ़ाता है, यह सही है। भोजन का अंतर्ग्रहण से नाड़ी दर में मामूली वृद्धि होता है, यह भी सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पल्स होती है, यह कथन गलत होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबमेंटोवर्टिकल का औसत व्यास कितना है? सबमेंटोवर्टिकल का औसत व्यास कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, जप्ती विकार वाले बच्चे के सुरक्षा नियोजन में शामिल है। जप्ती विकार वाले बच्चे के सुरक्षा नियोजन में कौन कौन शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे को अकेले बाथटब में नहीं छोड़ना चाहिए, यह भी शामिल है। अकेले स्नान करने वाले बच्चों को शावर का उपयोग करना चाहिए। गिरने के मामले में सिर की रक्षा करने के लिए हेलमेट पहनना, चिकित्सा पहचान का एक रूप पहना जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी, डी सभी जप्ती विकार वाले बच्चे के सुरक्षा नियोजन में शामिल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न हो जाएगा, उद्दीपन के प्रतिक्रिया स्वरूप वर्तमान एंटीबॉडी के स्तर में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक प्रतिक्रिया कहलाता है। अगला है, चिकित्सा और सार्वजनिक मामलों में केंद्र सरकार का मुख्य सलाहकार कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय इसके मुख्य सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, नर्सिंग शोध का प्राथमिक कार्य क्या है? नर्सिंग शोध का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्सिंग अभ्यास के वैज्ञानिक आधार में योगदान करने के लिए इसका प्राथमिक कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डिसेंटिजेशन के घटकों में कौन कौन शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पदानुक्रम निर्माण, दृश्य बनाना, विश्राम, मध्य प्रस्तुति, चारों डिसेंटिजेशन के घटकों में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के ऊतकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त की पूर्ति या पंप करने के लिए बाएं निलय अक्षम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाएं निलय की विफलता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुखार का प्रकार जिसमें तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतरता या चढ़ता है, सामान्य से ऊपर 24 घंटे के अवधि के दौरान क्या होगा? रेमिनेंट बुखार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्सिंग पेशे में नैतिक सिद्धांत है। नर्सिंग पेशे में नैतिक सिद्धांत क्या होगा? फायदे, गैर भ्रष्टाचार, सत्य के प्रति निष्ठा, सच्चाई। यह चारों नैतिक सिद्धांत है नर्सिंग पेशे में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी, डी। अगला है, भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। आगे देखेंगे, गले के तेज सूजन रोगी को पोषण संबंधी प्रबंधन में शामिल है। गले के तेज सूजन रोगी को पोषण संबंधी प्रबंधन में क्या क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तरल या नरम आहार के लिए सलाह देना, यह शामिल है। हाइड्रेशन के लिए IV तरल पदार्थों का प्रबंध करना, यह नहीं शामिल है। ठंडे पदार्थों को आइसक्रीम से बचने के लिए सलाह देना, यह भी शामिल है। और अधिक तरल पदार्थों को पीने के लिए सलाह देना। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी हमारा शामिल है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ऐसे भाषण का एक ऐसा भाग जिसमें ग्राहक उद्देश्य बिंदु से दूर घूमता है और कभी मूल विचार को वापस नहीं लौटाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे टेग्नेशियलिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जिसमें परिणाम 45 सेकंड के भीतर देखा जाता है वह है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट्स टीबी के इलाज के लिए एक व्यापक रणनीति है, डॉट्स का प्राथमिक तत्व क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिषद निरीक्षण करते हैं कि टीबी रोधक औषधि को निगल लिया है कि नहीं और यह ठीक होने तक इसकी निगरानी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है हमारा, शिशु के विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है, यह सत्य है। नवजात अक्सर वे अभिव्यक्ति की नकल करते हैं जो वह देखता है, यह भी सत्य है। तीसरा कथन है, झुनझुना नवजात शिशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलौना है, तो यह कथन ही हमारा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यह असत्य हो जाएगा। 8 महीनों में बच्चे स्केटिंग खिलौना का आनंद लेते हैं, स्टैकिंग खिलौने का आनंद लेते हैं, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुनझुना नवजात शिशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलौना है, यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
भ्रूण से उत्सर्जित होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। भ्रूण से उत्सर्जित होने वाला मुख्य पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैरोटकोफ ध्वनि। कोरोटकोफ ध्वनि का कौन सा चरण डायस्टोलिक दबाव के रूप में परिभाषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस समय एक आकस्मिक रूप से अलग हल्की आवाज सुनाई देता है। अगला है पेपर स्वास्थ्य रिकॉर्ड के नुकसान हैं। पेपर स्वास्थ्य रिकॉर्ड के क्या नुकसान हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रवेश में देरी हो सकती है, धीमी गति से जानकारी प्राप्त हो सकती है और प्रलेखन से समय खपत नष्ट होता है। यह तीनों पेपर स्वास्थ्य रिकॉर्ड के नुकसान हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है बैक्टीरियल एंडोकार्टिसिस। बैक्टीरियल एंडोकार्टिसिस के निवारक उपायों में शामिल हैं। कौन कौन शामिल हो जाएगा? तो प्रक्रिया के पहले और बाद में रोग निरोधक एंटीबायोटिक औषधि देना, सभी कैथेटर और नालियों को जितनी जल्दी हो सके हटाया जाना और अंगों के प्रतिकूल उचित प्रतिरक्षण। यह तीनों बैक्टीरियल एंडोकार्टिसिस के निवारक उपायों में शामिल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न हो जाएगा अवसाद रोधक। अवसाद रोधक औषधि के दुष्प्रभाव में शामिल हैं। अवसाद रोधक औषधि के दुष्प्रभाव में शामिल हैं तो पहला है मुंह का शुष्क होना, पेशाब का बार बार आना एवं कब्ज का होना, यह शामिल है। दूसरा है मिर्गी का दौरा पड़ना तथा मांसपेशियों में झटके के साथ खिंचाव आना, यह भी अवसाद रोधक औषधि के दुष्प्रभाव में शामिल है। तीसरा है त्वचा पर लाल दाने एवं पीलिया रोग का होना, यह भी शामिल है। चौथा है नींद और आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का होना, यह शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा एक मरीज को सही आहार के बारे में बताते समय किसे संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे। अगला प्रश्न है सामान्यतः चिकित्सीय संचार कौशल को सुधारने के लिए उपयोग की जाने वाली एक रणनीति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्डिंग प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में क्या क्या शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समान वितरण शामिल है, सामुदायिक भागीदारी शामिल है और आवृत्त क्षेत्र और अभिगम्यता शामिल है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है निरंतरता और उपयुक्तता, यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा इनमें से कौन सी अवस्था योनि अपकर्ष के लक्षणों में से एक नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, योनि दीवार का पतला होना, यह नहीं है। आगे का प्रश्न देखेंगे एक स्वास्थ्य टीम के सदस्य के रूप में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के निम्न कार्य हैं सिवाय इसके। तो सिवाय किसके? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिवाय माताओं और बच्चों को पोषण सलाह और टीकाकरण प्रदान करें। सिवाय इसके एक स्वास्थ्य टीम के सदस्य के रूप में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के निम्न कार्य हैं उपकेंद्र का सर्वेक्षण कराएं और सभी परिवारों के रिकॉर्ड बनाए रखें। इसका कार्य है सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बनाए रखें, स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना। यह तीनों ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है यह एक स्वास्थ्य टीम के सदस्य के रूप में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कार्य है। सिर्फ ऑप्शन बी को छोड़कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा स्तनपान के लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं सिवाय किसके? स्तनपान के लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं सिवा पोषण का असंतुलन होना, इसको छोड़कर जठरांत के कार्यों को बढ़ावा देना, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, आर्थिक लाभ, यह तीनों स्तनपान के लाभ में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, एक आसन जिसमें शामिल है एक आसन के साथ प्रतिक्रिया करना जो फोकस में अलग होता है और साथी के संदेश से संबद्धता और अन्यो अन्योन्याश्रितता की परिणाम के विपरीत होता है। एक आसन जिसमें शामिल है एक आसन के साथ प्रतिक्रिया करना जो फोकस में अलग होता है और साथी के संदेश से संबद्धता और अन्यो अन्योन्याश्रितता की परिणाम के विपरीत होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधी थिएटर आसन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चरण में जिसमें अंडाशय के कुप की परत कोशिकाओं को प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करने के लिए कॉर्पस लुटियम को विकसित करने के लिए हार्मोन को लेते हुए प्रेरित किया जाता है। स्रावी प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा ग्रसनी के प्रवेश द्वार के नासा छिद्र के पश्च भाग में जन्मजात अवरोध को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोइनल एट्रेसिया कहा जाता है। नासा ग्रसनी के प्रवेश द्वार के नासा छिद्र के पश्च भाग में जन्मजात अवरोध को कोइनल एट्रेसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, व्यवहारिक नर्सिंग कार्यक्रमों के दौरान विकसित किए गए हैं। व्यवहारिक नर्सिंग कार्यक्रमों के दौरान विकसित किए गए हैं 20वीं सदी की पहली छमाही। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढें। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर डी, हेमरेज का यह वाला स्पेलिंग इसका सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, श्रीमती सैंड्रा को लसिका ग्रंथि की जीवित ऊतकों की जांच से गुजरने के लिए भर्ती कराया गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि प्राथमिक ट्यूमर का कोई लक्षण नहीं है और कोई भी लसिका गांठें अलग अलग नहीं है। तो टीएनएम वर्गीकरण पर आधारित उसकी बीमारी का स्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, आंतरिक तरल पदार्थों का खिंचाव और शरीर के छिद्रों में रसायनों के इंजेक्शन का प्रयोग एस्पिरेटर और ट्रोकार का उपयोग करना किसका तरीका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुहा प्रजनन का तरीका है। अगला प्रश्न है, तीव्र वजन घटाने के साथ साथ प्रोग्रेसिव कमजोरी, भूख की कमी और एनीमिया जो आमतौर पर एडवांस कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है, क्या कहा जाता है? कमजोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सीरम एमाइलेज स्तर का प्रयोग किसके नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है? सीरम एमाइलेज का स्तर का प्रयोग किसके नुकसान के आकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। आगे देखेंगे, ट्रैकियल कार्टिलेज का आकार है। ट्रैकियल कार्टिलेज का आकार कैसा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सी का आकार का होगा। प्रत्येक फेफड़ा मिड क्लेविकुलर लाइन में कहाँ तक पाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 6th पसली तक पाया जाता है। इंस्पिरेशन में काम नहीं आने वाली पेशियां कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल इंटरकोस्टल। अगला है, एक्सपिरेशन में काम आने वाली पेशियां कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इंटरनल इंटरकोस्टल, डायफ्राम, एब्डोमेन की पेशियां तभी या सभी जो एक्सपिरेशन में काम आने वाली पेशियां हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सामान्य मान कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 ml। हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कितना CO2 का परिवहन होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 23% CO2 का परिवहन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, साइनोसिस का कारण नहीं है। साइनोसिस का कारण कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन जो है यह साइनोसिस का कारण नहीं है। बाकी रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की कमी और साइनाइड, यह तीनों साइनोसिस का कारण है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, नर्स को एक रोगी के लिए स्वच्छ आंतरायिक स्वच्छ कैथेटराइजेशन के रोगी के प्रदर्शन का आकलन करने की आवश्यकता होगी, जिसके साथ मूत्र डायवर्जन क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कॉक पाउच, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, नर्स एक ऐसे रोगी की देखभाल कर रही है जिसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। रोगी बिस्तर पर लेटा है और पहले से ही नाक प्रवेशनी के माध्यम से ऑक्सीजन थेरेपी प्राप्त कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप नर्स की प्राथमिकता है? निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप नर्स की प्राथमिकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉलर की स्थिति में रोगी की सहायता करें। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब फेफड़े के कैंसर के अंतिम चरण में एक रोगी चेतना की हानि का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है तो एक प्रमुख नर्सिंग प्राथमिकता क्या होगी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए रोगी को चोट लगने से बचाएं। अगला प्रश्न हो जाएगा, त्वचा की अखंडता को बनाए रखते हुए संक्रमण की वृत्ताकार श्रृंखला में से किस तत्व को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रविष्टि पोर्टल को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दूषित गाउन को हटाते समय नर्स को सावधान रहना चाहिए कि वह जिस चीज को सबसे पहले छूती है वह क्या है? तो उसका उत्तर है वह गाउन के पीछे कमर टाई और नेकटाई। दूषित गाउन को हटाते समय नर्स को सावधान रहना चाहिए कि वह जिस चीज को सबसे पहले छूती है वह गाउन के पीछे कमर टाई और नेकटाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगी को बिस्तर से कुर्सी पर स्थानांतरित करते समय पीठ की चोट से बचने के लिए नर्स को किन मांसपेशियों का उपयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैर की मांसपेशियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिर के आघात वाले रोगी में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग ऑर्डर है जो बोलस इंटरनल फीडिंग प्राप्त करने वाला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सेवन और आउटपुट मापें। अगला है, धमनी समारोह के लिए निचले छोरों का आकलन करते समय नर्स को कौन सा हस्तक्षेप करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेंडल पल्सेस को पल्पेट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्सिंग के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस पेशे और अनुशासन दोनों के रूप में परिभाषित करने के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नर्स परक्यूशन और पोस्टूरल ड्रेनेज करने की योजना बना रही है। रोगी की देखभाल की योजना बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोपहर के भोजन से पहले परक्यूशन और पोस्टूरल ड्रेनेज किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, जब रोगी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो किस नाड़ी की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण खोज नहीं हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 महीने के बच्चे को मौखिक दवा देते समय कौन सा नर्सिंग दृष्टिकोण उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? तो दवा को खाली निप्पल में रखें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 4 महीने के बच्चे को मौखिक दवा देते समय कौन सा नर्सिंग दृष्टिकोण उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दवा को खाली निप्पल में रखें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्जरी के बाद 2 महीने के बच्चे की देखभाल के दौरान कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप की प्राथमिकता होगी? तो शिशु को थपथपा कर प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टेज 2 प्रेशर अल्सर वाले क्लाइंट में घाव से मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। संपर्क सावधानियां शुरू की गई है। संपर्क सावधानियों का पालन करने के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोगी के संपर्क में आने पर एक साफ गाउन और दस्ताने पहने जाने चाहिए। रोगी के संपर्क में आने पर एक साफ गाउन और दस्ताने पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे का प्रश्न देखेंगे। एक नवनियुक्त नर्स को ओआर विभाग सौंपा गया है। एक नवनियुक्त नर्स को ओआर विभाग सौंपा गया है। कौन सी क्रिया रोगाणुहीन तकनीक में विराम प्रदर्शन प्रदर्शित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांझ क्षेत्र से 1 फुट ऊपर पहुंचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मान्य है कि एक रोगी के आंतों से रक्तस्राव का अनुभव हो रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला टार रंग का मल। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य संवर्धन में नर्स की भूमिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोगियों को प्रभावी स्वास्थ्य उपभोक्ता बनना सीखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्स प्रभारी को प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया के लिए क्लोराम्फेनिकोल प्राप्त करने वाले रोगी की निगरानी करनी चाहिए। क्लोराम्फेनिकोल के लिए सबसे विषैली प्रतिक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा दमन। अगला है, नर्स के लिए थूक का नमूना प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रातः काल। नर्स के लिए थूक का नमूना प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। एक चिकित्सक पेट फूलने वाले वयस्क रोगी के लिए वापसी प्रवाह एनीमा एक चिकित्सक पेट फूलने वाले वयस्क रोगी के लिए वापसी प्रवाह एनीमा का आदेश देता है। इस एनीमा को प्रशासित करने की तैयारी करते समय नर्स वापसी प्रवाह एनीमा के चरणों की तुलना सफाई एनीमा से करती है। नर्स को क्या करना चाहिए जो रिटर्न फ्लो एनीमा के लिए अद्वितीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नर्स को लगभग 150 ml घोल डालने के बाद घोल कंटेनर को नीचे करें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्स द्वारा स्थापित कोलोस्टोमी वाले रोगी के लिए प्राथमिक देखभाल प्रदाता को रिपोर्ट करने की सबसे अधिक संभावना क्या है? तो रंध्र का रंग गहरा गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बेहोश वयस्क पुरुष के तेजी से मूल्यांकन के दौरान रोगी को कौन सी नाड़ी जांचना चाहिए? तो रोगी का कौन सा नाड़ी जांचना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटिड नाड़ी जांचना चाहिए। अगला है, त्वचा के रूखेपन को ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगी को अपने तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। रोगी को नहलाते समय परेशान नहीं करने वाले साबुन का उपयोग करें और संबंधित क्षेत्रों पर लोशन लगाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नर्स एक पुरुष रोगी के गुर्दे के कार्य का मूल्यांकन कर रही है। मूत्र की मात्रा और विशेषताओं का दस्तावेजीकरण करने के बाद नर्स यह आकलन करती है कि कौन से संकेत गुर्दे का कार्य के सर्वोत्तम संकेतक के रूप में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्तचाप। अगला प्रश्न है, एक नर्स रोगी को मल त्याग करने का प्रयास करते समय अत्यधिक दबाव डालने से हतोत्साहित करती है। शौच पर जोर देने से बचने के लिए मुख्य रूप से किस शारीरिक प्रतिक्रिया को रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतालता को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब एक नर्स एक सफाई एनीमा दे रही है तो रोगी पेट में ऐंठन का रिपोर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त हस्तक्षेप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमा द्रव कंटेनर को कम करें। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक नर्स एक मरीज से बात कर रही है जो कब्ज की शिकायत करता है। जब नर्स आहार परिवर्तन पर चर्चा करती है जो कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है तो नर्स को निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की सिफारिश करनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजे फल और साबुत गेहूं का टोस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एंटीसेप्टिक व कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक नर्स एक मरीज की देखभाल कर रही है जो घर पर मलीय गुप्त रक्त परीक्षण करेगा। रोगी को प्रक्रिया समझाते समय नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी शामिल करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमूना मूत्र से दूषित नहीं हो सकता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा डायवर्टिक्यूलाइटिस के निदान वाले रोगी को फाइबर में उच्च आहार खाने की सलाह दी जाती है। नर्स को क्या सलाह दी जानी चाहिए कि रोगी बल्क और फेकल सामग्री को सर्वोत्तम रूप से बढ़ाएं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोभी। अगला प्रश्न हो जाएगा एक नर्स एक महिला रोगी को सबलिंगुअल टैबलेट लेना सिखाते समय रोगी को टैबलेट किस पर रखने का निर्देश देना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंह के तल पर रखने का निर्देश देना चाहिए। अगला प्रश्न है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक महिला मरीज को डिस्चार्ज किया जा रहा है। दवा खाने की प्रक्रिया को समझाती है और पुनः नर्स मरीज को निर्देश दोहराने के लिए कहती है। नर्स कौन सी पेशेवर भूमिका निभा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का पेशेवर भूमिका निभा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा पीआरएन प्रोरीनाटा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जब आवश्यक हो। अगला प्रश्न हो जाएगा एक मरीज को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है। नर्स यह निर्धारित करती है कि रोगी इस चिकित्सा से लाभ प्राप्त कर रहा है यदि रोगी निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्तस्राव के कम एपिसोड। अगला हो जाएगा कम हेमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट स्तर वाले रोगी के लिए पैक्ड लाल रक्त कोशिकाएं निर्धारित की गई है। रक्त चढ़ाने से पहले नर्स मरीज का तापमान लेती है और 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड करती है। नर्स को कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खून चढ़ाने में देरी करें और चिकित्सक को सूचित करें। अगला प्रश्न है सांस की तकलीफ के साथ एक मरीज को भर्ती किया जाता है इसलिए नर्स तुरंत उसकी सांस की आवाज़ सुनती है। नर्स किस प्रकार का मूल्यांकन कर रही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रित शारीरिक मूल्यांकन कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 जो है इसको मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुनिए। तो सूची 1 में दिया गया है लाल बैग। सूची 1 में दिया गया है लाल बैग, इसका उत्तर हो जाएगा लाल बैग। दस्ताना इसका हो जाएगा, दस्ताना को लाल बैग में रखते हैं। और पीला बैग जो है यह पट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। सॉरी, इसका ए हो जाएगा। लाल बैग का दस्ताना और पीला बैग का पट्टी। और नीला सफ़ेद पंचर प्रूफ बैग का क्या होगा? इसका हो जाएगा सुइयाँ। और काला बैग का हो जाएगा स्टेशनरी कूड़ा। तो इस हिस्से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक रोगी शारीरिक मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित सभी प्रदर्शित करता है, इनमें से किसे संक्रमण से प्राथमिक बचाव माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्षुण्ण त्वचा। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस घटना के लिए नर्स को एक घटना रिपोर्ट को पूरा करने की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरण के बाद मरीज के डेंचर खो गए थे। अगला है गतिविधि पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा दर्ज नहीं की जाती है। गतिविधि पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा दर्ज नहीं की जाती है। ईसीजी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न यहीं तक था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।